हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। देखिए, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैपिटल बजटिंग की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, तभी हम उन मेथड्स को समझ पाएंगे। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट और बजटिंग मतलब किसी भी काम को करने से पहले उसका एक इनकम और एक्सपेंडिचर का एक नॉर्मली ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? बजटिंग। ठीक है ना। तो मेथड्स ऑफ अप्रेजिंग कैपिटल बजटिंग। अब देखिए, डिफरेंट क्या मेथड्स हैं जिससे कि हम कैपिटल बजटिंग के लिए ये प्रपोजल्स को रेडी कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है और कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, या फिर किस प्रोजेक्ट को, किस अल्टरनेटिव को हमको चूज़ करना चाहिए। मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी एक एग्जांपल दिया था, जैसे हम एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम जो है कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास एक जगह है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। हम सिनेमा हॉल खोल सकते हैं, मॉल बना सकते हैं, या फिर जो है हॉस्पिटल बना सकते हैं उसको। तो 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं उसके लिए हम उनको अल्टरनेटिवली उसको चारों को या तीनों को हम उसकी एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या किस में कॉस्ट है और क्या क्या किस में बेनिफिट्स हैं। ठीक है ना। तो उस एनालिसिस के लिए हमें कोई मेथड तो होना चाहिए कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करने के लिए। वही मेथड है कैपिटल बजटिंग की। ये जो मेथड है, इसमें से 1-2 मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला मेथड है पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड जो है, कई बार उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पे बैक पीरियड मेथड का। दूसरा जो मेथड है वो एनपीवी मेथड है, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पे बैक पीरियड मेथड ही है। इसको समझिए सबसे पहले। देखिए, ये हमारा पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ द मेथड, पे बैक पीरियड मेथड। इसके नाम में ही छुपा हुआ है पे बैक। पे बैक पीरियड मतलब वो टाइम जिसके बाद आपको आपकी जो कॉस्ट है वो रिकवर होना स्टार्ट कर दे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमने किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमने उसमें 10 लाख रुपए लगाए। अब कितने टाइम बाद वो 10 लाख रुपए जो है हमें रिकवर होना शुरू हो जाएंगे, उसकी जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो कितने टाइम में हमें रिकवर हो जाएगी। तो ये मेथड कहलाता है पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या है, समझ लीजिए। द मोस्ट कॉमनली यूज एंड सिंपल टेक्निक फॉर टेकिंग डिसीजंस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर is payback period method. It is payback method. ठीक है, देखिए इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं अंडर दिस मेथड, जो मैंने आपको भी बताया था। अंडर दिस मेथड इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल सेविंग्स। एनुअल सेविंग्स के बेसिस पर हम इस मेथड को ऑब्जर्व करते हैं। कैसे कि हमारे पास कितनी एनुअल सेविंग्स हो रही है और कितना हमारा एक्सपेंडिचर था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है पे बैक पीरियड का। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू नेट, क्या ये है, NI मतलब नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई OS मतलब ऑपरेटिंग सेविंग्स की टोटल इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया, जैसे हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख रुपए हमें उसको कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट जो है हमारी इन्वेस्टमेंट हो गया, और OS क्या हो गया, ऑपरेटिंग सेविंग्स। तो सेविंग्स जो है हमारी, मतलब हमारे पास ईयरली कितना अमाउंट आ रहा है, इसको हम कैश इनफ्लो भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास जितना भी अमाउंट उस इनफ्लो हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, उसको हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सेविंग्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, अगर हमारे पास सपोज़ जो है पर ईयर के जो रुपए आ रहे हैं वो 2 लाख रुपीज़ आ रहे हैं। ठीक है, रिटर्न जो है हमारा कैश इनफ्लो जो है वो 2 लाख है, और हमारी नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख है। तो पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा, 10 लाख डिवाइड बाई 2 लाख। ठीक है, 10 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 ईयर्स।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉस्ट को रिकवर करने में हमें कितना टाइम लगा, 5 साल का हमें टाइम लगा। अब 5 साल के बाद जो है हमें अपना रिटर्न आने लगेगा। अभी तक हमने जो क्या किया था, वो क्या किया था, अभी तक जो आ रहा था वो सिर्फ कॉस्ट को रिकवर कर रहे थे 5 साल तक, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड से 2-3 तरह के सवाल बनते हैं, जितने भी बनते होंगे मैं आपको सारे समझा दूंगी 1 बाय 1 वीडियोस में, ठीक है। क्योंकि पे बैक पीरियड मेथड से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर एग्ज़ाम हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपना पूरा ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, ठीक है। चलिए आज ही ले लेते हैं, एक और तरह का सवाल ले लेते हैं। ये तो बहुत सरल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे डिवाइड कर दिया। ये कब लगता है, ये वाला फॉर्मूला जब लगता है जब हमारे पास कैश इनफ्लो इक्वल हो। इक्वल का मतलब समझ रहे हो, जब बराबर हो। हर बार हमारे पास कितना आ रहा है, हर बार हमारे पास 2 लाख रुपए ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हर बार हमारे पास क्या आ रहा है, 2 लाख रुपए ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं। जब हमारे पास कभी 2 लाख आ रहे हैं, कभी हमारे पास 3 लाख आ रहे हैं, कभी हमारे पास 2.5 लाख आ रहे हैं, तो हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। तो ये कब लगेगा, फॉर इक्वल कैश इनफ्लो, जब हमारे पास कैश इनफ्लो जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। जब कैश इनफ्लो जो है इक्वल है तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला है, फाइंड आउट एनुअल कैश इनफ्लो एंड पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब देखिए कॉस्ट दे दी, लाइफ दे दी, सेल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट इतनी हो गई, तो कॉस्ट क्या हो गई हमारी, इन्वेस्टमेंट हो गया, 10 साल तक प्रोजेक्ट चलेगा, ये दे दिया। सेल्वेज वैल्यू ऑफ द प्लांट जो है वो 1 लाख रुपीज़ है। एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 2 लाख रुपीज़ है। एंड एज्यूम टैक्स रेट 40%। देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया था, कैश इनफ्लो। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है, एंड ये हमारा कैश इनफ्लो जो है हमारा, ये जो हम पे बैक पीरियड मेथड में लगाते हैं वो होता है एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। बस इस बात को समझ लीजिएगा। पे बैक पीरियड मेथड में वही वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसमें हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बिफोर डेप और आफ्टर टैक्स, ठीक है। मतलब हमारे पास जो पैसा आ रहा है उसमें से हमें टैक्स तो घटा हुआ होना चाहिए, लेकिन डेप्रिसिएशन घटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैश इनफ्लो हम किसको बोल रहे हैं, जिसमें से हम टैक्स तो पे कर चुके हों लेकिन हमने डेप्रिसिएशन पे नहीं किया हो, ठीक है ना। तो एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन उसमें से डिडक्ट नहीं किया है, लेकिन उसमें से हमने टैक्स डिडक्ट कर दिया है। बस हमें यही चीज़ निकालनी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने शायद दे ही रखा है 15 लाख रुपए, कॉस्ट वही है, कॉस्ट 15 लाख रुपए दे ही रखी है, यही चीज़ हमें देखनी है। अब इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे, एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इन्होंने बोला है इसमें से इन्होंने डेप्रिसिएशन भी घटा दिया है, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, मतलब सॉरी डेप्रिसिएशन इन्होंने क्या किया है, बिफोर डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन से पहले की है। तो अर्निंग बिफोर डेप, लेकिन हमें क्या चाहिए, देखिए इसमें हमें चाहिए बिफोर डेप एंड आफ्टर टैक्स। बात समझ में आ रही है। देखिए अब हमें यहाँ पे इन्होंने बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स दोनों चीज़ें क्या हैं, बिफोर की हैं, लेकिन हमें निकालना क्या होता है, पे बैक पीरियड मेथड में जो हम कैश इनफ्लो लेंगे वो लेंगे बिफोर डेप एंड आफ्टर टैक्स। अब देखिए जब डेप्रिसिएशन से बिफोर की आई तो हमें डेप्रिसिएशन पे कुछ नहीं करना है, एक यही हमारा दिमाग जाता है, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो बाद में निकलता है, पहले निकलता है टैक्स। तो टैक्स तक पहुंचने के लिए पहले हम इसमें से डेप्रिसिएशन घटाएंगे, फिर बाद में वही डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन वाली इनकम लेनी ही नहीं है, ठीक है ना।
तो क्या है, एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स हमारी 2 लाख है। अब इस 2 लाख तक के लिए, अब 2 लाख हमारी बिफोर डेप्रिसिएशन है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम, हम इसमें से क्या करेंगे, बिफोर डेप है, बिफोर डेप मतलब डेप्रिसिएशन से पहले की है, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए, इसको हम क्या करेंगे, आफ्टर डेप बना देंगे, क्योंकि जब आफ्टर डेप्रिसिएशन बन जाएगी तभी हम इसमें से टैक्स माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन बिफोर डेप्रिसिएशन है, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन करने के लिए हम इसमें से डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन का पहले फॉर्मूला याद करिए, आपको नहीं याद हो तो देखिए, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता था आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, जो कि उस किसी प्रोडक्ट को जब कबाड़े में सेल करते हैं तब उसकी जो वैल्यू होती है वो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू। तो ये क्या है, उसकी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो क्या हुआ, 15 lakhs दे रखी थी, माइनस सेल्वेज वैल्यू 1 लाख दे रखी है, डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ जो है हमारी 10 साल की है, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 1,40,000। अब हमारी जो इनकम आई हमारी आफ्टर डेप्रिसिएशन, बात समझ रहे हो, आफ्टर डेप्रिसिएशन आई, इस डेप्रिसिएशन को निकाल के वो आ गई हमारी 60,000। 60,000 जो हमारी डेप्रिसिएशन के बाद जो हमारी इनकम आ गई, अब उस पे लगेगा 40% का टैक्स। अब इस पे लगेगा क्या, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। 40% का टैक्स लगेगा। अब इसका 60,000 का 40% हो गया 24,000, ठीक है, टैक्स लग गया। अब टैक्स के बाद की जो इनकम बची वो बची 36,000, ठीक है, टैक्स के बाद की जो इनकम बची है 36,000 बची है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, डेप्रिसिएशन पहले घटा लिया फिर ऐड कर लिया, बेवकूफ़ हैं? बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि टैक्स सारी चीज़ों को घटाने के बाद जो हमारी रिमेनिंग अर्निंग बच रही है उस पर टैक्स लगता है। अभी हमने डेप तो घटाया नहीं था, तो हम टैक्स कैसे निकाल देते, ठीक है। हमारी तो जो डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद ही तो हम टैक्स निकाल सकते थे, टैक्स को हटाने की वजह से हमने इसको ऐसे करना पड़ा। तो अब हम, क्योंकि हमें चाहिए बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, तो हमने फिर इसको क्या किया, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारी इनकम आ जाएगी 176,000। अब हमारा पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 15 लाख रुपए, डिवाइड बाई एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो जो है 1,76,000 है, ठीक है, डिवाइड करके आ जाएगा 8.523 ईयर्स, मतलब 8 लाख। 8 साल में तो उसकी कॉस्ट रिकवर होगी। अब 8 साल में कॉस्ट रिकवर होगी, 10 साल का प्रोजेक्ट है, तो बताओ ये अच्छा कहलाएगा? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल अच्छा। बात समझ में आ रही है? तो 8 साल में जब कॉस्ट ही रिकवर हो रही है, बल्कि मोर देन 8, लगभग मोर देन 8 ईयर में उसकी कॉस्ट रिकवर हो रही है, तो ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? हमें ये समझ में आ गया निकालना कि पे बैक पीरियड अभी कैसे निकालते हैं। 1-2 तरह के सवाल और हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पे बैक पीरियड मेथड की, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे तो आप मुझे ग्रुप में भी मैसेज कर सकती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।